नमस्कार दोस्तों, मैं काजल उपाध्याय आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस फॉर स्टडी की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवार के बारे में कि परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, इन सभी के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम परिवार के अर्थ को समझेंगे। बात करते हैं लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहती है। वो अपने शब्दों में कहते हैं कि जो माता पिता है और उनकी जो संतान है, जब वो एक साथ रहती हैं तो वो परिवार कहलाता है। ठीक है, इसके मूल रूप में जो दंपति और उनकी संतान जब साथ रहती हैं तो वो परिवार कहलाता है। WHR रिवर्स के अनुसार परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं। WHR रिवर्स अपने शब्दों में लिखते हैं कि परिवार से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है। अब सामाजिक समूह वो जो समाज से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें माता पिता और बच्चे सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, वो परिवार कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। जो मैकाइवर और पेज हैं उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित जो यौन संबंध है, ठीक है, यौन संबंध को स्थापित करके जो बच्चों के जनन और लालन पालन की जो व्यवस्था होगी वो परिवार करता है। अब ये जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, उन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि जो परिवार है, परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है, प्लस जो वो संबंध स्थापित हो उनसे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो उनको। दूसरी चीज, परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन सिर्फ पति पत्नी ही परिवार का जो निर्माण है वो पूरा नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी उस परिवार में शामिल होंगे, तभी वो परिवार पूर्ण स्थिति में होगा। ठीक है, ये था आपका परिवार की परिभाषाएं और परिवार का अर्थ। आगे हम बात करेंगे परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं की और फिर हम आगे बात करेंगे परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो है विवाह संबंध। अभी जो आपने मीनिंग पढ़ा है आपको उसमें वो क्लियर हो ही गया होगा। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। जब शादी होती है उसी के बाद ही परिवार जो है वो अस्तित्व में आता है। माता पिता एवं संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। और ये तो बहुत इजी सा पॉइंट है, आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक याद हो या ना हो, बट ये तो जरूर याद रहने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, विवाह का एक स्वरूप, अ फॉर्म ऑफ मैरिज। दो विषम लिंग के संबंधों की स्थापना करने और उनको स्थायी बनाए रखने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। ये तो आपको क्लियर हो गया। इस विवाह के कई रूप समाज में प्रचलित हो सकते हैं। अब विवाह के कई रूप समाज में प्रचलित हो सकते हैं, वो कैसे? जैसे विवाह अगर आपने पढ़ा हो टॉपिक तो उसमें बताया भी है, जैसे बहु विवाह होता है, ठीक है, फिर आपका आता है बहुपति विवाह, एक विवाह और समूह विवाह। ठीक है, इस टाइप के विवाह भी हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री व पुरुष का वैवाहिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में जो सभ्य समाज है और खासी है एक, संथाल और कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहां पर जो एक विवाह की जो पद्धति है वो प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो, यानी एक पुरुष है और उसकी जो बीवियां हैं, पत्नियां हैं, वो एक से अधिक हो, तो उस विवाह को हम कहेंगे बहुपत्नी प्रथा। बहु मतलब एक से ज्यादा। और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो जो बहुपत्नी प्रथा है वो आपको देखने को मिलेगी बैगा,
और गोंड एक जनजाति है, वहां पर ये प्रथा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उससे हम कहेंगे बहुपति विवाह। ठीक है, भारत में भी ऐसी कुछ जगह है जहां पर ये चीज प्रचलित है। टोडा एक जगह है और जहां पर ये चीज प्रचलित है। खस खस में भी प्रचलित है शायद। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो लड़के हैं, एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करता है, मतलब लड़कियों का एक समूह और एक लड़कों का समूह विवाह करता है, इसे हम समूह विवाह भी कहते हैं। जो समूह विवाह है ना, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां पर ये जो विवाह की प्रथा है ना, ये वहां पर प्रचलित है। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। उपनाम या वंश नाम मतलब सरनेम। आपने देखा होगा कि हर किसी बच्चे के पीछे, नाम के पीछे सरनेम जरूर लगा होता है, या जो उपनाम होता है वो हमेशा लगा होता है ताकि एक जो फैमिली है उसकी पहचान हो सके। अब आपने देखा होगा कि जो पितृवंशीय परिवार होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जो नामकरण है वो पिता के वंश के आधार पर होता है, और जो मातृवंशीय है उनमें जो नामकरण होता है वो माता के आधार पर होता है। भारत में भी ऐसे कई हिंदू जो है, हिंदू जनजातियां, उनमें जो नामकरण होता है वो पितृवंशीय होता है, मतलब पिता के वंश के आधार पर होता है। और कुछ ऐसे हैं जहां पर माँ के आधार पर होता है, जैसे पिता के आधार पर कह लो आप मीणा, संथाल और भी ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं। और जो माँ के नाम पर होता है वो जैसे खासी, गारो, नायर, ये सारे कुछ ऐसे परिवार हैं, ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो माता के नाम पर होती हैं। ठीक है, ये था वंश नाम की व्यवस्था। वंश नाम बेसिकली इसलिए होता है ताकि परिवार का पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये तो सबको क्लियर होगा ही, क्योंकि एक परिवार की विशेषता में उसकी आर्थिक व्यवस्था भी शामिल होती है। ठीक है, परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी ना किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अब हर कोई फैमिली अपने हिसाब से अपनी जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं कि भाई कहाँ पर कितना खर्चा होना है और कहाँ पर कितना। तो जाहिर सी बात है कि हर एक फैमिली में उसकी खुद की एक अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ये पॉइंट सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का जो है भरण पोषण होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5, सामान्य निवास, अ कॉमन हैबिटेशन। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होती है। अब एक फैमिली में जो मेंबर्स रह रहे हैं उनके निवास, उनके रहने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो होती ही है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पिता के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। पैट्रिलोकल फैमिली वो जब एक शादी होती है, हस्बैंड वाइफ, जब शादी के बाद लड़की के जिस घर में विदाई होती है, बेसिकली वो जो घर होता है वो लड़के का घर होता है, यानी लड़के के पिता का घर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पितृ स्थानीय परिवार। ठीक है, कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब आज के समय में भी कुछ ऐसी जनजाति है जहां पर मात्र जो स्थानीय परिवार है वो व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन अधिकांशतः पितृ स्थानीय परिवार ऐसे होते हैं जहां पर जो पति पत्नी है वो पति के पिता के घर पर रहते हैं। ठीक, विवाह के बाद जब पति पत्नी के घर जाकर रहता है तो वो कंडीशन होती है मातृ स्थानीय परिवार। ठीक है, एक बार और सुने, विवाह के बाद पति जब अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है तो वो होगा मातृ स्थानीय परिवार। ठीक, और जब पति पत्नी विवाह के बाद पति के पिता के घर रहने आते हैं तो वो होगा पितृवंशजों के जो रहने का है पितृस्थानीय परिवार। ठीक, जो मातृस्थानीय परिवार है वो जो
कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे नायर जनजाति है, एक खासी है जहाँ पर ये प्रथा देखने को मिलती है। और दूसरी चीज, जब विवाह के बाद नवविवाहित दंपति ना तो मातृपक्ष के यहाँ रहता है और ना ही पितृपक्ष के साथ रहता है, वरन अलग अलग निवास करते हैं, तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शादी करके ना तो वो लड़के के घर रहते हैं और ना ही जो लड़की होती है वो अपने परिवार में रहती है, अपनी मायके साइड रहती है, बल्कि वो एक अलग जाकर रहने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं नव स्थानीय परिवार, न्यू लोकल फैमिली। ठीक है, आई होप आपको ये हेडिंग समझ आ गई होगी। तो ये जो परिवार की सामान्य विशेषताएं थी, ये तो यहीं पर एंड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे परिवार की विशिष्ट विशेषताओं की। ठीक, अब जो परिवार की विशिष्ट विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सार्वभौमिकता। नंबर 2, भावात्मक आधार। नंबर 3, रचनात्मक प्रभाव। नंबर 4, सीमित आकार। नंबर 5, सदस्यों का उत्तरदायित्व। नंबर 6, सामाजिक नियंत्रण। और नंबर 7 है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन हो, नगरीय हो या ग्रामीण हो, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। एक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। अभी जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जो परिवार है उसकी जो उपस्थिति है वो यूनिवर्सल है। उसकी उपस्थिति जो है वो होनी ही होनी है, मतलब वो निश्चित है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या फिर वो प्राचीन हो, या तो वो पुराने समय का हो या फिर वो आज के समय का हो, यानी आधुनिक हो, नगरीय हो या ग्रामीण हो, चाहे वो शहर में रहने वाले हो या फिर चाहे वो गांव में रहने वाले हो, सभी में परिवार आपको देखने को मिलेगा। एक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 2, भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। अब जो भावात्मक आधार है, मतलब इमोशनल बेसिस, इसको समझेंगे। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों में बंधे होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच त्याग और वात्सल्य की भावना पाई जाती है। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, अब आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ अटैचमेंट होगी। उनको कुछ बीमार हो जाते हैं या फिर उनको किसी चीज का कोई दुख होता है, उनको किसी चीज से कोई परेशानी होती है, तो आप क्या सोचते हो कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको बेटर फील कराओ। ठीक है, और अगर आपको अपनी कुछ ख्वाहिशों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी फैमिली को लेकर, तो आप वो भी करते हो, जस्ट बिकॉज आपके मम्मी पापा को जो चीज पसंद है आप उनके लिए वो चीज करना चाहोगे। ठीक है, तो ये एक फैमिली में ही संभव है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, त्याग, बलिदान आदि अनेक भावना विद्यमान होती है, जो पारिवारिक संगठन को मजबूत बनाती है। अब जो परिवार है उसमें प्रेम भी है, सहयोग भी है, आप एक दूसरे की हेल्प भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे, प्यार भी करोगे, वो सारी चीजें एक फैमिली में होती है। और ये चीज जो होती है, ये जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, ये क्या होती है, एक जो परिवार है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने मम्मी पापा, दादी दादा, इन सभी के संपर्क में आता है, जो कि उसका परिवार है। परिवार के सदस्यों का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की ही गहरी छाप होती है। कहते हैं ना कि जो बच्चा सीखता है परिवार से ही सीखता है। उसका जो पहला विद्यालय होता है, उसकी जो पहली पाठशाला होती है, वो पाठशाला उसका परिवार ही होता है। एक चीज और, कूले जो हैं वो परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका मानते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो परिवार है वो मानव स्वभाव की पोशिका है।
नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। इतना क्लियर? बात करेंगे अब पॉइंट नंबर 4 की, सीमित आकार, लिमिटेड साइज। परिवार के सदस्यों की संख्या 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। कैसे? क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है, यानी जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, वो वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और जो नई पीढ़ी है, वो जो उनके सदस्य हैं, उनकी संख्या भी निश्चित सीमा तक बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का आकार छोटा बना रहता है। अब परिवार का जो विभाजन है वो कैसे होगा? जैसे जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी प्राचीन समय में, आज के समय में भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ बाहर जॉब करने के लिए निकल जाते हैं, अपना करियर को संवारने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो बेसिकली वो जो परिवार है उसके जो सदस्यों की संख्या है वो छोटी हो जाती है, यानी सदस्यों के विभाजन के कारण परिवार का आकार छोटा हो जाता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने से भी इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। अब एक जो परिवार है, परिवार में जब शिशु जन्म लेता है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो परिवार में नया सदस्य आ रहा है वो जन्म ले रहा है, और एक कंडीशन ये हो जाती है यदि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वो भी हमारे ही परिवार का सदस्य माना जाएगा, उसको उस परिवार की सदस्यता मिल जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है सदस्यों का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। अब उत्तरदायित्व कैसे? यदि जैसे संकट के समय पर जब देश में कोई संकट आता है तो जो हमारे सैनिक है, हमारे जवान है, वो क्या करते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान करते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक फैमिली में होता है। फैमिली में भी क्या होता है कि यदि आप किसी प्रॉब्लम में हो तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक ब्रैकेट का काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। सदस्य सदा एक दूसरे की हित व सुख सुविधाओं की बात सोचते हैं। एक परिवार में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सदैव अपने परिवार के सुख सुविधा के बात ही सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि उनको पता है कि इस चीज में अगर हमारे बच्चे का सुख है तो वो खतरा भी उठाकर उसको सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का एक संगठन स्थायी बना रहता है। अब जब इतनी ज्यादा एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जब वो अपने आप को अपनी फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कार्य करते हैं, तो वो जो परिवार है वो तो खुद से ही एक वेल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा। ये था आपका पॉइंट नंबर 5, सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर ऑफ द फैमिली। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी है। सदस्यों के मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है। अब जो परिवार की सदस्यता है, यदि किसी परिवार में किसी सदस्य का देहांत हो जाए, ठीक है, या फिर वो सेपरेट हो जाए, परिवार को छोड़कर वो अलग रहने लगे, या फिर फैमिली में सदस्यों का डिवोर्स हो जाए, तो उस कंडीशन में जो परिवार की सदस्यता है वह त्यागी जा सकती है। लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर रहता है, ठीक है। एक परिवार की जो प्रकृति है वो स्थायी भी है और अस्थायी भी है, लेकिन जो परिवार की सदस्यता है वो मृत्यु, पृथक्करण या फिर तलाक के समय पर त्यागी जा सकती है। लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार हमेशा अमर है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो थोड़ी लेंथी है, बट आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी।